कौन कौन से अवयव श्वास प्रश्वास के लिए इस्तेमाल होते हैं? पेट होता है, जो रिब्स है वो रिब्स होती है, सीना होता है, कंधे भी थोड़े से होते देखते कितना किसका सहभाग श्वसन में होता है, वो थोड़ा सा गौर से देखेंगे। इसके अपने पेट पर, एक निचले पेट पर और नाभि के ऊपर ऊपरी हिस्से पर एक हाथ से पेट नाभि के नीचे और नाभि के ऊपर दोनों हाथ रखेंगे, एक एक करके आंखें बंद करेंगे और जो नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी होती है उसी प्रकार से नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहेंगे। लेकिन सजगता से जो पेट के स्नायुओं की मसल्स की जो हलचल है, वो हलचल को ध्यान रखेंगे, उस पर हमारी निगाह रहेगी मन ही मन में। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए। थोड़ी सी जो हलचल आपने महसूस की होगी उसे थोड़ा सा रजिस्टर करके रखिए अपने मन में, ताकि हम थोड़ा सा बाद में कंपेयर कर सकें। अब की बार अपने जो रिब्स है वो रिब्स पर दोनों हाथ रखिए, आंखें बंद कर दीजिए, सीधा बैठिए खोल के और नॉर्मल श्वास प्रश्वास इसके दरमियान रिब्स की कितनी हलचल होती है उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। Ribs, tension moment, expansion and contraction. धीरे से आंखें खोल दीजिए। लिप्सच्या वरती पाहिजे, लिप्स थोडं वरती पाहिजे, लिप्स तुम्हाला जाणवतं ना परफेक्टली. अब की बार सीने का क्या सहभाग होता है वो देखते हुए सीने पर हाथ लिप्सच्या रखिए। सीने के निचले हिस्से पर, एक सीने के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखिए, आंखें बंद कर दीजिए। धीरे से आंखें खोल दीजिए और कंधों का कितना इस्तेमाल होता है वो देखेंगे। कंधों पर हाथ रखिए, कोहनियों को ध्यान रखिए ताकि वो श्वसन के बीच में ना आए। आंखें बंद करके नॉर्मल श्वास प्रश्वास। धीरे से अपनी आंखें खोल दीजिए, हाथों को नीचे दीजिए। अब आपने क्या महसूस किया था? कौन से अवयव की हलचल जो है ज्यादा महसूस हुई थी श्वसन के दरमियान? मेरे ख्याल से पेट की हलचल लगभग सभी लोगों में थोड़ी सी ज्यादा होती है। और एक बात आपने महसूस की होगी, पहली बार अगर आपने ये किया है तो वो की रिब्स जो है हर एक प्रश्वास के बाद ऐसे खुलते हैं और बाद में फिर से अपनी जगह पर आते हैं। रिब्स ऊपर नहीं आते बल्कि ऐसे ओपन होते हैं और बाद में अपने आप अपनी जगह पर आ जाते हैं। नई बात आपने सीखी नहीं। उसके बाद में सीखने का भी थोड़ा सा भाग रहता है सहभाग, कंधों का मामूली सहभाग रहता है, उसकी हलचल थोड़ी सी कम होती है। तो कौन सा अवयव हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, प्रिडोमिनेंटली इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर श्वसन के
तीन प्रकार प्रामुख्य से होते हैं। सबसे पहला जो श्वसन का जो प्रकार है उसे कहते हैं वक्षर श्वसन। वक्षर के मतलब है सीना, सीने का इस्तेमाल करके किया गया श्वसन, जिसमें प्रेडोमिनेंटली सीने का सहभाग ज्यादा होता है। दूसरा जो है उसे कहते हैं उदर श्वसन, यानी पेट की हलचल जो है वो प्रेडोमिनेंटली ज्यादा होती है। और तीसरा जो है वो मिक्स्ड, यानी वक्षोदर यानी वक्षर और उदर दोनों का इस्तेमाल करके किया गया श्वसन, जो नॉर्मली हम सबके अंदर होता है। और एक रहता है कल्वी की वजह, कंधों का कॉलर बोन का इस्तेमाल करके किया गया श्वसन, तो वो बहुत कम लोगों में मतलब देखने को मिलता है। लेकिन ये जो श्वसन के प्रकार है इसमें कौन सा अच्छा कौन सा बुरा ऐसी कोई बात नहीं होती है, वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। यानी पुरुषों में ज्यादातर वक्षर श्वसन होता है, चेस्ट ब्रीदिंग होती है। महिलाओं में उनके शारीरिक आकृति वर्धन के कारण एब्डोमिनल ब्रीदिंग यानी उदर श्वसन ज्यादा होता है प्रेडोमिनेंटली। लेकिन वो उम्र पर भी निर्भर करता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो पुरुषों में भी धीरे धीरे जैसे 50 के बाद 60 के बाद उदर श्वसन ज्यादा प्रेडोमिनेंट हो जाता है। उसके साथ साथ आदत पर भी निर्भर करता है, आपकी आदतें क्या है। अगर आप खेलते हैं, स्पोर्ट्स में रनिंग करते हैं तो रनिंग के दौरान एब्डोमिनल ब्रीदिंग ज्यादा इस्तेमाल होता है। आपके बैठ के काम करने वाला सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तभी भी आपको ये महसूस होता होगा कि आपका चेस्ट ब्रीदिंग ज्यादा हो जाता है। और एक बात है कि जब जहाँ पर आप रहते हैं उस पर तो निर्भर करता है आपका ब्रीदिंग कैसे है। यानी आप समझो लद्दाख में या लेह में रहेंगे जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है थोड़ी सी, तो वहाँ पर वक्षर श्वसन अथवा उदर श्वसन थोड़ा सा ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। और यहाँ पे जो समुद्र की सतह पर रहते हैं तो वहाँ पर ज्यादा करके वक्षर श्वसन ज्यादा प्रेडोमिनेंट होता है। लेकिन ये सभी श्वसनों में प्राणायाम में जब श्वसन करते हैं वो प्रेडोमिनेंटली वक्षर श्वसन होना जरूरी है, यानी सीने का इस्तेमाल करके हमें श्वसन करना है, ये बात हमें ध्यान में रखना है। तो प्राणायाम में जो श्वसन होता है उसके तीन भाग होते हैं, तीन फेजेस हम कह सकते हैं। असलियत में 4 फेजेस होते हैं, लेकिन हमारे लिए हम 3 ही फेजेस सोचेंगे। तो पहली जो फेज होती है वो है जिसे कहते हैं पूरक। पूरक का मतलब है सांस सजगता पूर्वक और अनुशासित तौर से नियंत्रित, अपने मन के नियंत्रण में सांस को अंदर लेना। नॉर्मली ये सब नियंत्रण के साथ हम लोग नहीं करते हैं, मन के नियंत्रण से नहीं करते। हमारा जो नॉर्मल श्वास और प्रश्वास रहता है वो अपने आप ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से चलता है, कर जैसे कि मैंने बताया। तो वो होता क्या है वो भी थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा जान लेंगे ताकि वो श्वसन से हमारी पहचान हो जाएगी। हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन मिलता है, उत्तेजना मिलती है हमारे श्वसन के जो अवयव होते हैं उनको, तो वो सिकुड़ जाते हैं जब स्टिमुलेशन मिलता है। जैसे कि आपके चेस्ट के जो मसल्स है वो सिकुड़ जाते हैं। आपका जो डायफ्राम जो कल बताया जिसके लिए हमने तनाकी मुद्रा का अभ्यास किया था, वार्जालासन एबी के स्ट्रोक दिए थे, तो वो भी सिकुड़ जाता है। तो जब ये दोनों चीजें सिकुड़ जाती है तो चेस्ट कैविटी जो है, सीने का जो पिंजर उसके अंदर की जो जगह है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो लंग्स जो है वो इलास्टिक होते हैं, तो वो जो जगह थोड़ी सी मिली तो अपने आप को फैला देते हैं। तो लंग्स फैलने के कारण अंदर का प्रेशर कम हो जाता है और सांस अंदर चली जाती है। और बाद में आपको तो मालूम है सांस अंदर जाएगी तो उसमें क्या होता है, अपने नसों से जिसे हम कहते हैं कि श्वास नली या जिसे हम अंग्रेजी में ट्रैकिया कहते हैं, वहां से जाके उसकी जो ब्रांचेस रहती है वहां से जाके आपके जो छोटी छोटी जो थैलियां जैसी होती है एयर सैक्स, वहां जाके ऑक्सीजन जो रहता है हवा में उसे खून में खींचा जाता है और
खून में जो कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है हमारे जीवन के कारण, चयापचय के कारण, तो उसे हवा में छोड़ दिया जाता है और बाद में ये जो कॉन्ट्रैक्शन हुए थे ना, जो डायफ्राम और चेस्ट के मसल्स का, वो स्टिमुलेशन खत्म होने के बाद नॉर्मल से में आ जाते हैं, रिकॉइल हो जाते हैं, तो फिर से वो दबाते हैं लंग्स को, तो हवा बाहर आ जाती है, प्रश्वास हम करते हैं, तो ये अपने आप चलते रहता है, हमें सजगता से नहीं करना। लेकिन अब जो कल मैंने जैसे बताया कि हमारे पास थोड़ा सा नियंत्रण रहता है, तो उस नियंत्रण के साथ में आज हम करने वाले हैं प्राणायाम का थोड़ा सा, ये भी पूर्वाभ्यास ही है। तो पूरक जो हम करने वाले हैं, जानबूझकर जब आप सांस लेते हैं पूरी तरह से, तो उसे पूरक कहते हैं, यानी सजगता पूर्वक अनुशासित और नियंत्रित सांस लेना, यानी पूरक। पूरक का मतलब है सप्लाई करना, कुछ तो भी हमारे शरीर को हवा सप्लाई करते हैं, इसके लिए उसे क्या कहते हैं, पूरक कहते हैं। दूसरी तो जो फेज रहती है, हमारे नॉर्मल श्वसन में भी रहती है, वो है रेचक, यानी रेचक का मतलब है शरीर के बाहर गंदगी निकालना, उसे रेचक कहते हैं। बचपन में शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने जो जिसे हम कैस्टर ऑयल कहते हैं, एरेंडल तेल, वो पिया रहेगा मई महीने में खासकर, ताकि पेट साफ हो, पेट के अंदर की पूरी गंदगी निकल जाए। तो शरीर के अंदर जो गंदगी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो चयापचय के साथ में तैयार होता है, उसे बाहर फेंकने की जो क्रिया है उसे कहते हैं रेचक। रेचक इज समथिंग यू आर थ्रोइंग डाउन, तो वो भी सजगता पूर्वक और आपको नियंत्रण से अनुशासित ढंग से करना है, उसे कहते हैं रेचक। यानी केवल प्रश्वास नहीं है, अनुशासित ढंग से और मन के नियंत्रण से किया गया सजगता पूर्वक प्रश्वास, यानी रेचक। और दोनों के बीच में हम जब सांस प्रश्वास लेते हैं, तो एक बार सांस अंदर जाती है, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए अंदर वैसे ही रहती है, पॉज रहता है, और बाद में हम प्रश्वास करते हैं। तो वैसे भी प्राणायाम में जो तीसरा जो फेज है, वो बीच वाला जो फेज है, उसे कहते हैं कुंभक। कुंभक का मतलब है सांस अंदर ली गई है, उसे अंदर ही रखना है, उसे कहते हैं कुंभक। कुंभ यानी घड़ा, घड़े में हम पानी भर के रखते हैं, जो हमारा जो खाने की चीजें है वो भी पुराने समय में मिट्टी के घड़े में भर के रखा किया करते थे। तो कुछ भी चीज अंदर समाती है जिसमें, उसे घड़ा कहते हैं, कुंभ कहते हैं। तो इसीलिए जब हम सांस को अंदर रखते हैं, तो उस पेट को कहते हैं कुंभक पेट। तो कुंभक पेट भी नियंत्रण से करते हैं, ऐसे नहीं कि भाई जितने समय तक हो सके उतने समय तक करते हैं, नियंत्रण से एक सुनियंत्रित तरीके से करना है, सांस को अंदर दी गई सांस को अंदर रोकना है। तो ये तीन फेजेस हुई। कौन सी फेजेस हुई? पहले तो पूरक, यानी सांस नियंत्रित ढंग से अंदर देना, बाद में उसे अंदर देने के बाद उसे कुंभक अंदर ही नियंत्रित ढंग से और अनुशासित ढंग से रखना, और बाद में रेचक यानी अनुशासित ढंग से उसे बाहर छोड़ना मन के नियंत्रण से। ऐसी तीन फेजेस जो प्रमुख जैसे होती है। तो जब हम नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेते हैं, नॉर्मल अभी जो दे रहे हैं, तो लगभग आधा लीटर यानी 500 ml तक की हवा अंदर चली जाती है। जब आप जानबूझ के पूरी तरह से जब आप पूरक करेंगे, लंबी सांस भरेंगे, तो लगभग 2 से 3 लीटर यानी जो नॉर्मल श्वास प्रश्वास के 4 गुना लगभग हवा अंदर चली जाती है। और जब हम पूरी तरह से प्रश्वास करेंगे, जितनी हवा अंदर उतनी छोटी है, तो वो लगभग आप 3 से 4 लीटर तक हवा बाहर छोड़ सकते हैं। एक लंबी सांस लेने के बाद जब प्रश्वास करते हैं, तो 3 से 4 लीटर तक की हवा आप बाहर छोड़ सकते हैं। लेकिन यह हवा छोड़ने के बाद पूरी तरह से हवा भी बाहर नहीं जाती है, रेसिडुअल यानी कुछ बची कुछ हवा जो है वो भी कम से कम 1 लीटर से 1200 ml यानी 1.2 लीटर तक हवा अंदर रहती है फेफड़ों में। तो प्रश्वास पूरी तरह से करने के पश्चात अगली बार जब हम पूरक करेंगे, तो उसके पहले सांस को अंदर नहीं लेना, उसे कहते हैं बाह्य कुंभक। हवा छोड़ी गई हवा को रेचक द्वारा प्रश्वास की गई हवा को बाहर ही रोक के रखना, फिर से न लेना, इसे कहते हैं बाह्य कुंभक।
लेकिन बाह्य कुंभक थोड़ा सा मिस्टीरियस होता है। मिस्टीरियस क्यों होता है? तो अगर समझो वो ज्यादा समय तक हमने गलती से रोक के रखा तो हमारे मस्तिष्क को जो ऑक्सीजन मिलना जो है वो थोड़ा सा कम मिलता है, कम मात्रा में मिलता है। तो ऑक्सीजन के इसकी वजह से क्रेविंग शुरू हो जाता है मस्तिष्क में, उसे आस लगती है कि कब मुझे हवा अच्छी मिले और मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिले। क्योंकि हमारा जो ब्रेन है उसका वजन 2% ही रहता है हमारे शरीर के वजन से, लेकिन उसको 20% जो रखता है उसकी आपूर्ति होनी आवश्यक होती है, यानी ज्यादा खून लगता है ब्रेन को लगता है। तो वो जब कम हो जाता है, कम ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तभी होता है कि तभी वो खून की आपूर्ति न होने के कारण वहां पर क्रेविंग हो जाता है, थोड़ी सी हड़कंप थोड़ा सा मच जाता है। तो हड़कंप मचने के कारण शायद कभी कभी गलती से ज्यादा समय तक आप उसे रोकते हैं धूम्रपान की फेज को, तो शायद आपको सिंपल हेडेक हो सकता है। और हेडेक से लेके बहुत सारे और भी तकलीफें जो है जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी वो हो सकती है। और इसीलिए हठयोग में कहा गया है कि अयुक्त अभ्यास योगी तो सर्व रोग सर्वोत्तम, यानी गलती से किया, गलत किया तो सभी रोग हो सकते हैं। इसीलिए हमने हमारे अभ्यास में से बाह्य कुंभक को हटा दिया, जो डर का जो कारण था उसे हटा दिया। तो जो बचा हुआ जो प्राणायाम हम करते हैं, बाह्य कुंभक महत्वपूर्ण है किसके लिए? आध्यात्मिक उन्नति करनी है उसके लिए बाह्य कुंभक जरूर आवश्यक है, लेकिन हमारे जैसों के लिए बाह्य कुंभक उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना बाकी की तीनों पेजेस है। तो हमने बाह्य कुंभक को निकाल दिया और जो बचा हुआ जो शेष प्राणायाम है वो शेष प्राणायाम हम करेंगे। अब हम देखेंगे अब हम देखेंगे कि पूरक कैसे किया जाता है, रेचक कैसे किया जाता है। पहले केवल पूरक और रेचक ही देखेंगे, क्योंकि अभी तक हम लोग 9 सीख किए हैं ना, तो धीरे धीरे जैसे वो जो बधु है वो बहु जैसे धीरे धीरे देखिए, वैसे हम पहले केवल पूरक और रेचक इसका अभ्यास करेंगे। अब किसी भी आधारासन में बैठे हैं, पद्मासन की जरूरत नहीं, स्वस्तिकासन में बैठ सकते हैं, सिंहासन में बैठ सकते हैं, अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, कुछ भी नहीं तो पोजीशन में भी बैठ सकते हैं। अब जब पूरक करते हैं तो क्या होता है, पहले देखिए धीरे धीरे सांस भरेंगे दोनों नथुने से, तो कंधे ऊपर आएंगे, फिर सीना ऊपर आएगा, फिर पसलियां ऊपर आएगी और फिर पेट, और फिर रेचक करके धीरे धीरे पहले पेट नीचे आएगा, फिर पसलियां नीचे आएगी, फिर सीना नीचे आएगा, आपके में कंधे नीचे आएंगे। तो ऐसे पूरक और रेचक नियंत्रित ढंग से हमें करना है। चलिए करके देखते हैं। सीधा बैठ जाते हैं, कोई भी आधारासन में बैठ जाइए। अगर आप थोड़े से इनके माथुर मंदिर की क्लास में है, आपको पता है कि स्वस्तिकासन कैसे करते हैं, सुखासन कैसे करते हैं, तो वो कर सकते हैं, अर्ध पद्मासन कर सकते हैं, या फिर आप जो भी आदि क्रॉस लेग पोजीशन पे भी आप बैठे कर सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए, बैकबोन को सीधा रखिए, जीभ जो है जमीन से समानांतर रहने दीजिए और धीरे धीरे दोनों नथुनियों से सांस भरते जाइए। और कौन से अवयव की हलचल कैसे कब होती है उस पर जरा निगाह रखिए। चलिए शुरुआत कीजिए। पहले कंधे ऊपर जाएंगे सांस भरते भरते, फिर सीना ऊपर आएगा, फिर पसलियां थोड़ी सी फैल जाएगी, ओपन होगी, और फिर पेट ऊपर आ जाएगा। धीरे धीरे प्रश्वास करना शुरू कर दीजिए और महसूस कीजिए पेट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, रिब्स नॉर्मल से आ रहे हैं, चेस्ट नीचे आ रही है, कंधे नीचे आ रहे हैं। फिर से एक बार आंखें बंद करके वही दोहराइए। फिर से एक बार पूरक कीजिए सुनियंत्रित अनुशासित ढंग से, कंधे ऊपर, सीना ऊपर, पसलियां फैल जाएगी, पेट ऊपर आएगा। धीरे धीरे रेचक करेंगे, पेट नीचे आएगा, धीरे धीरे छोड़िए नियंत्रण से, पसलियां नॉर्मल से आ जाएगी, चेस्ट नीचे आ जाएगा, कंधे नीचे आ जाएंगे। धीरे से अपने आंखें खोलिए। कैसे महसूस होता है वही क्रम से महसूस होता है आपको। पहले कंधे फिर सीना, जब आप
सजगता से सांस भरते हैं तो पहले कंधे ऊपर आते हैं, फिर सीना, फिर पसलियां बन जाती है, सीना भी थोड़ा चौड़ा होता है, फिर पेट ऊपर आता है और फिर पेट नीचे, डायफ्राम नॉर्मल हो जाता है, पसलियां नॉर्मल से में आ जाती है, सीना जो पहला था वो थोड़ा सा अंदर चला जाता है, नीचे आ जाता है, फिर कंधे नीचे आ जाता है। तो ऐसे आपको पूरक और रेचक में हर बार करना है। बात आई समझ में आपको? तो इससे हम कहेंगे जो हमने कल क्या व्याख्या की थी प्राणायाम की, डिसिप्लिन एंड कंट्रोल्ड योगिक ब्रीदिंग, यानी जो नियंत्रित और अनुशासित। तो अभी जो आपने किया था वो नियंत्रित श्वसन था, नॉर्मल श्वसन नहीं था, प्राकृतिक श्वसन नहीं था। जैसे नॉर्मल श्वसन में तो अपने आप चलते रहता है ना, तो ये आपने जानबूझ के किया गया श्वसन था, तो इसे ये नियंत्रण से किया गया श्वसन था। तो इसके साथ में और एक चीज उसमें हमें ऐड करनी है, और वो है कि कुछ रेशियो होते हैं। रेशियो यानी कौन सा अनुशासन होना चाहिए, तो अनुपात होते हैं। अनुपात यानी रेशियो, कि कितने समय तक आपको सांस लेनी है और कितने समय तक आपको प्रश्वास करना है, ये हमें थोड़ा सा देखना है। तो जो आदर्श प्रमाण है पूरक और रेचक का, वो है 1:2। यानी आप अगर 4 सेकंड में सांस अंदर लेते हैं, यानी पूरक करते हैं, अंदर लेने की मैं अभी नहीं बात करूंगा या सांस की बात नहीं करूंगा। जब 4 सेकंड में आप पूरक करते हैं तो रेचक कितने समय में होना चाहिए? 8। 4 के दुगना यानी 8 सेकंड में रेचक होना चाहिए, बराबर है? तो ये थोड़ा सा आप करते जाएंगे। पूरक और रेचक वैसे ही, पूरक करते समय पहले कंधे ऊपर, सीना फैल जाएगा, सीना ऊपर आ जाएगा, पसलियां ऊपर आ जाएगी और पेट ऊपर आ जाएगा। और रेचक 8 सेकंड में करते वक्त वैसे ही, पहले पेट नीचे, फिर पसलियां नॉर्मल, सीना नॉर्मल और फिर कंधे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी 4-8 कैसे करेंगे? घड़ी में तो कोई देख नहीं सकता है, क्योंकि आपकी आंखें बंद रखनी है आपको प्राणायाम करते समय। तो कैसे करेंगे? तो मन ही मन में आंकड़े गिनने हैं, या उसे मात्रा कहते हैं। मैं आपको शुरुआत में मैं आपको मात्रा गिनाऊंगा ऐसे चुटकी बजा के, तो आपको पता चलेगा कि इसमें में आपको खत्म करना है और 8 मात्रा में आपको रेचक पूरा करना है। ठीक है, चलिए सीधा बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। क्रम तो वही रहेगा, कंधे ऊपर, फिर सीना ऊपर, फिर पसलियां थोड़ी सी फैल जाएगी, पेट ऊपर आ जाएगा। और रेचक के समय उल्टा क्रम, पेट नीचे, पसलियां नॉर्मल से, फिर सीना नीचे और कंधे नीचे। चलिए मैं आपको गिनती करवाता हूँ। पूरक शुरू कीजिए दोनों नथुनियों से, 1 2 3 4। अब रेचक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। आंखें खोल दीजिए। क्या गड़बड़ हो रही है? मैं सबको देख रहा था अच्छी तरह से। एक गड़बड़ जो है वो हमेशा शुरुआत में होती है और वही गड़बड़ अभी सभी से हो रही है। क्या हो रही है कि 4 काउंट तक आपका इनहलेशन पूरक तो होता है, पूरक तो सबका ठीक हो रहा था, लेकिन रेचक करते समय 8 तक नहीं जाती है गाड़ी, यानी 6 के बाद में खत्म, कुछ नहीं, 6 तक ही होती है लगभग। ऐसे सबको मैंने महसूस किया कि 6 के बाद में किसी का सीना नीचे नहीं आता है, पेट नीचे नहीं आता है। फिजिक्स तो बराबर है। तो ये कारण ऐसा है कि हमारी जो श्वसन क्षमता है वो अभी तैयार नहीं हुई है 4 और 8 काउंट के लिए। 4 काउंट के लिए पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन 8 काउंट का रेचक नहीं कर सकते। फिर अभी क्या करेंगे? तो सिंपल है, उसे थोड़ा सा सुलभ रखते हैं। हम जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि ये एक्सपेरिमेंट करना है, तो हमें रिजल्ट मालूम रहता था पहले से। तो हम क्या करते थे, आप ठीक से ढंग से करने भी जाओ तो भी नहीं होता था, तो पहले वो ग्राफ बना लेते थे। जैसे मालूम है ऐसे चाहिए ग्राफ, आजू बाजू में डॉट लेके उसके जो रीडिंग लेते थे और उसको कन्वर्ट करते थे। तो पहले जो मराठी में कहते आधी कळस आणि मग पाया, तो वैसे पहले हम अपनी रेचक की क्षमता तय करेंगे।
रेचक की क्षमता सबको लगता है कि 6 काउंट तक चलती है, तो 6 काउंट का रेचक हम समझ सकते हैं कि हमारी क्षमता वही है। तो पूरक को एडजस्ट करेंगे। पूरक को कैसे एडजस्ट करेंगे? उसके हाफ, यानी कितने काउंट का पूरक करेंगे? 3 काउंट का। अभी देखते हैं 3 काउंट का पूरक, 6 काउंट का रेचक, वो हमको जमता है या नहीं जमता है, हमें वो देखते चलिए। एक बार आंखें बंद कर लीजिए। वैसे क्रम भूलना नहीं है, मतलब जो कंधे ऊपर, सीना ऊपर, पसलियां ओपन अप, सीना और पेट ऊपर, और रेचक के समय पेट नीचे, पसलियां नीचे, कंधे नीचे, सॉरी सीना नीचे और कंधे नीचे, ये जो क्रम है वो वैसे ही रहेगा। खाली 3 और 6 हो गए काउंट। चलिए शुरुआत कीजिए। मेरुदंड को सीधा रखिए, बैकबोन को। मैं काउंट देता हूँ 1 2 3। रेचक कीजिए 1 2 3 4 5 6। आगे बोलिए। ये जल रहा है बराबर सबको? तो 1:2 का काउंट पूरक और रेचक का जल रहा है सभी को, तो 2 बार करेंगे। पूरक रेचक, पूरक रेचक। ओके चलिए बैठ जाइए। शुरू कीजिए दोनों नथुनियों से। 1 2 3। रेचक कीजिए 1 2 3 4 5 6। एक तो नॉर्मल श्वास को श्वास होने दीजिए। आंखें बंद रखिए। फिर से एक बार पूरक कीजिए 1 2 3। रेचक 1 2 3 4 5 6। आंखें खोल दीजिए। सबको जम रहा है बराबर से? 3 और 6 वाला, मेरे ख्याल से 2 और 4 वाला तो बच्चा भी कर सकता है। 3 और 6 इज ओके फॉर अस। ओके, लेकिन एक गलती और भी होती है। अभी मैंने देखा कुछ लोग, नाम मैं नहीं दूंगा क्योंकि मुझे सबके नाम भी नहीं पता, लेकिन वो कैसे करते हैं मालूम है? मैं काउंट देता हूँ पूरक के लिए 1 2 3, तो कैसे करते हैं मालूम है? 1 2 3। ऐसे 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 स्टेप्स के साथ नहीं लेती है। जो पूरक की जो विधि है वो कंटिन्यूअस है, स्मूथ है, जैसे आप नॉर्मल श्वास लेते वैसे ऐसे स्टेप्स के साथ नहीं लेती है। ओके, तो चलिए एक बार फिर से करके देखिए। 3 एक बार करेंगे, 3 और 6। आंखें बंद, मेरुदंड सीधा, कंटिन्यूअस पूरक और कंटिन्यूअस रेचक। 1 2 3। रेचक 1 2 3 4 5 6। आंखें खोल दीजिए। अब की बात सबने बराबर किया, उन्होंने जिन्होंने गलती की थी उन्होंने भी बराबर कर दिया। तो ठीक है, ये सब हमें पता चला। अब प्राणायाम में अभी थोड़ा सा उसके बीच में कुंभक को ऐड करेंगे। जब सांस ली थी और सांस छोड़ी थी, तो अभी हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ा सा कुंभक पे ऐड करेंगे, यानी कुछ समय के लिए जो दी गई सांस थी उसे अंदर ही रोक के रखेंगे। कितने समय तक? उसके लिए भी अनुपात है, रेशियो है, आइडियल रेशियो है। आइडियल रेशियो है जितने समय में आपने सांस को दिया था, पूरक किया था, उसके 4गुने समय में 4 टाइम्स आपको अंदर रखना है और 2 टाइम में छोड़ देना है, 2 टाइम्स में छोड़ देना है। यानी समझो हमने कितने काउंट का पूरक किया था? 3 काउंट का। तो उसके 4गुने समय कितने काउंट तक हमें अंदर रखना है? 12। 3 जो 12 काउंट तक अंदर रखना है। और छोड़ते समय कितने काउंट में छोड़ना है? 6 काउंट में। वो तो हमने प्रैक्टिस की। लेकिन क्या होता है कि शुरुआत में आप देखने जाएंगे, आप करने जाएंगे, तो ये जो 3-6 का गेम आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। अगर आप 12 सांसों तक, 12 काउंट तक आप 12 सांसों तक नहीं, 12 काउंट तक आप हवा को अंदर रखेंगे तो वापस वो क्रेविंग शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए शुरुआत में हम 12 काउंट तक नहीं रखेंगे, हम केवल 3 काउंट तक रखेंगे। जितने समय में हमने सांस ली थी उतने ही समय के लिए हम अंदर रखेंगे और रेचक 6 काउंट में हम करेंगे। तो 1:4:2 नहीं होगा, 1:1:2 होगा शुरुआत। फिर जैसे जैसे हमारी क्षमता बढ़ेगी फिर हम उसको 1:2:2 करेंगे, रेचक जितना यानी 6 काउंट में। फिर 1:3
3:2 करेंगे, यानी 9 काउंट वाला कुंभक करेंगे और आखिर में 12 काउंट का कुंभक सीखेंगे। उसके लिए कम से कम 1 महीने का अच्छा प्राणायाम का अभ्यास करना जरूरी है। हर हफ्ते केवल 1-1% जो हमारा जो रेशियो है वो बढ़ाएंगे 1-1 हफ्ते में। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहना चाहूंगा कि वो जो कुंभक की जो फेज है थोड़ा सा उससे भी और भी सेव कर रहे हो, उसको सेव किए लेकिन फिर भी सेव करने के लिए जिस मात्रा तक आपको प्लेजरेबल लगता है उतने ही समय के लिए हम रखेंगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि इनको समझो 12 काउंट तक का कुंभक रख सकते हैं, इसके लिए मुझे भी वो आना चाहिए। ऐसे नहीं है मुझे लगेगा कि भाई मैं 5 काउंट के बाद या 6 काउंट के बाद मुझे नहीं जमता है तो मुझे छोड़ देना है। कैपेसिटी से परे जाके कुंभक नहीं करना है। शुरुआत में इतना ही देखेंगे हम लोग कि शुरुआत में तो पूरक और कुंभक की बात ही नहीं करेंगे। शुरुआत में इतना ही देखेंगे कि नेचर जो है मेरा वो भी कभी कभी ऐसे होगा कि 6 काउंट का नहीं हो पाएगा, तो हम ये देखेंगे कि भाई कम से कम रेचक लंबा है, यानी 3 काउंट का अगर पूरक है तो कम से कम 4 काउंट का तो करे, 5 काउंट का तो करे, 6 काउंट का हुआ तो बहुत अच्छा, लेकिन थोड़ा सा पूरक से रेचक थोड़ा सा लंबा हो इतना तो हम लेते हैं। तो चलिए कुंभक थोड़ा सा 3 काउंट का कुंभक और 6 काउंट का रेचक, पूरक 3 काउंट का रहेगा। शुरुआत में वैसे करके देखते हैं। बैक बोन सीधा, आपके बट अब पूरक करेंगे 1 2 3, कुंभक वैसे ही रखिए 1 2 3, अब रेचक 1 2 3 4 5 6, आंखें खोलिए धीरे से। जब रहे सबको 3 काउंट अंदर रखना, ठीक है, इतना सुलभ है, इतना कुछ इसमें बहुत कुछ बड़ी बात नहीं है। एक बार दो बार वापस करेंगे, 2 बार करेंगे पूरक कुंभक रेचक, पूरक कुंभक रेचक, ऐसे करेंगे। चलिए सीधे बैठ जाइए, बैकबोन सीधा। काउंट देता हूँ मैं आपको। पूरक शुरू कीजिए 1 2 3, हवा को अंदर ही रोक के रखना है 1 2 3। अब रेचक करेंगे, छोड़ेंगे हवा 1 2 3 4 5 6। एक दो सांस प्रश्वास नॉर्मल होने दीजिए और नॉर्मल श्वास प्रश्वास होने के बाद में फिर से सेकंड साइकिल करेंगे 1 2 3, अंदर ही रोकना है 1 2 3। रेचक कीजिए 1 2 3 4 5 6। 2 साइकिल किए हमने, आंखें खोल दीजिए। आपको पता चला क्या क्या करना है, आपको क्या करना है। पूरक करते हो कंधे ऊपर, सीना ऊपर, पसलियां ऊपर और पेट ऊपर। रेचक करते वक्त पेट नीचे, पसलियां नॉर्मल से, सीना नीचे, कंधे नीचे। कितने समय में पूरक करना है? 3 काउंट में। और ऊपर कितना हमने किया था, जितना प्लेजरेबल रहेगा उतना ही, 3 में नहीं होता, जितना प्लेजरेबल था उतना ही। और उसके बाद में रेचक उसके दूसरे समय है, यानी 6 काउंट। बराबर है? आपको सभी को कंफर्टेबल लग रहा है ये? ठीक है। तो ये जो था, ये जो रेशियो थे उसके अलावा और एक चीज आज हमें देखनी है और वो है जिसे हम कहते हैं त्रिबद्ध। त्रिबद्ध यानी क्या है? तो 3 बद्ध हमें लगाने हैं प्राणायाम के दौरान। तो आप पहले जो बद्ध रहता है वो मूल बद्ध उसे कहते हैं। मूल बद्ध का मतलब है शरीर का मूल किसे मानते हैं? तो हमारे जो गुदद्वार जो है उसे एनस रीजन जो है उसे हमारे शरीर का मूल माना जाता है योग शास्त्र में, क्योंकि वहां पर एक शक्ति रहती है, ऐसे माना जाता है, जिसे कहते हैं कुंडली की शक्ति। तो वो मूल बद्ध है, यानी वहां का जो शरीर का जो मूल है, यानी एनस स्फिंक्टर मसल जो है, यानी जो गुदाशय के गुदद्वार के जो एक सर्कुलर जो मांसपेशियां है उसे धीरे से सिकुड़ देना है, उसे धीरे से कॉन्ट्रैक्ट करना है और वो कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन रखना है, उसे कहते हैं मूल बद्ध। अब थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा, लेकिन इसका डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं हो सकता, इसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता देता हूँ कि मूल बद्ध क्या होता है। कि समझो हमें घर में शौच की भावना
बहुत जोरों से लगी है, ऐसा कई बार होता है। नेचर बहुत बड़ा तीव्र है, और अब जब वॉशरूम की तरफ जाते हैं तो ऑलरेडी वॉशरूम इज लॉक्ड। तो नेचुरल इंस्टिंक्ट से हम जो करते हैं, जो गुदद्वार के स्नायुओं का आकुंचन, दैट इज कॉल्ड गुदद्वार। तो वो धीरे से आकुंचन करना है, जोर से नहीं करना है, और उसे सजगता से उसे मेंटेन करके रखना है। और कब लगाना है ये गुदद्वार? तो प्राणायाम की पहली फेज यानी पूरक से पहले ही लगा के रखना है। पहले मूलबंध लगाना है, आधार आसन ले लिया, मूलबंध लगाना है, उसके बाद में पूरक करेंगे तभी भी मूलबंध रहेगा, कुंभक के दौरान भी मूलबंध रहेगा, रेचक के दरमियान भी मूलबंध रहेगा। ठीक है, हर एक साइकिल में एक साइकिल पूरक, कुंभक और रेचक का एक साइकिल होता है, तीनों है, और उसके बाद में सेकेंड साइकिल शुरू होता है, फिर से पूरक, कुंभक, रेचक, ऐसे कितने n नंबर ऑफ साइकिल्स आप कर सकते हैं। तो जितने नंबर ऑफ साइकिल्स आप करते हैं उसके दरमियान आपका मूलबंध जो है वो इंटैक्ट रहना चाहिए। चलिए अब मूलबंध के साथ में हम पूरक, कुंभक और रेचक करेंगे। सर बैठिए, आंखें बंद, मूलबंध लगाना है। पहले गुदद्वार के स्नायुओं का हल्के से आकुंचन करके उस आकुंचन को बरकरार रखना है। पूरक करेंगे 3 काउंट वाला, 1 2 3, कुंभक 3 काउंट वाला, 1 2 3, रेचक 6 काउंट वाला, 1 2 3 4 5 6। फिर से एक बार पूरक करेंगे, एक दो नॉर्मल श्वास के बाद में शुरू होते हैं 1 2 3, कुंभक 1 2 3, रेचक 1 2 3 4 5 6। आंखें खोल दीजिए धीरे से। क्या हुआ? सबको जम रहा है? मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि नहीं जमेगा, क्योंकि मूलबंध के साथ में ये पूरक, कुंभक, रेचक जो है वो करना इतना आसान नहीं है। क्या होता है कि मूलबंध को लगा दिया, पूरक के समय मूलबंध तो था, क्या है, कुंभक के समय भी था थोड़ा। जब रेचक करने शुरुआत करते हैं तो मूलबंध छूट गया, कब पता नहीं चला। ये तो आम है, आपका ही होता है, ऐसे हम तो पहली बार कर रहे हैं ना, तो होता ही है। जब साइकिल चलाते हैं, सीखते समय गिरते हैं ना, तो वैसे तो ये गलती होती है। तो तब क्या करना है कि जब आपको ध्यान में आएगा, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, प्राणायाम को बहुत सिंपल रखना है। उसके लिए ज्यादा बॉदर करके सोचेंगे तो प्राणायाम कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या करना है कि जब आपको ध्यान में आएगा कि अरे मेरा मूलबंध छूट गया, चलो फिर से लगा लो। साइकिल गिर गई तो क्या करते, साइकिल को उठाते फिर से चालू हो जाते, वैसे तो वैसे करना है। चलिए एक बार फिर से एक बार करेंगे, आंखें बंद, मूलबंध लगाइए। मूलबंध लगाने के बाद शुरू कीजिए पूरक 1 2 3, कुंभक 1 2 3, मूलबंध वैसे लेना है, ध्यान से रखिए 1 2 3 4 5 6। एक बार मूलबंध को परख लीजिए, छूट गया है क्या रेचक के समय, अगर छूट गया है फिर से लगा दीजिए, और फिर से सेकेंड साइकिल करेंगे। सेकेंड साइकिल में फिर से पूरक 1 2 3 1 2 3 रखेंगे, आप छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6। छूटा है क्या देखिए, अगर छूटा है तो फिर से लगा दीजिए, अगर नहीं छूटा है तो वैसे ही रखिए। फिर से एक बार थर्ड साइकिल 1 2 3, कुंभक 1 2 3, रेचक 1 2 3 4 5 6। मूलबंध को छोड़ दीजिए, आंखें खोल दीजिए। जब भी आपको ध्यान में आएगा कुंभक मूलबंध छूट गया है तो उसे क्या करेंगे, दोबारा लगा देंगे। आई बात ध्यान में। और एक लास्ट चीज आज के दिन के लिए, वो है मैंने त्रिबंध कहा था। त्रिबंध का मतलब क्या होता है, 3 बंध, लेकिन हमने तो एक ही बंध लगाया मूलबंध, बाकी के 2 बंधों का क्या है? तो बाकी के 2 बंध हमें कुंभक के दौरान लगाना है। मूलबंध कब लगाना है? मूलबंध
शुरू से लेके आखिर तक जितने भी साइकिल करते हैं गुलबंद लगाना है, और जब भी आपको ध्यान में आएगा कि गुलबंद छूट गया वापस लगाना है। लेकिन बाकी के जो 2 बंद है वो केवल कुंभक के दौरान लगाते हैं। कुंभक के दौरान कैसे करना है अभी देखिए। पहले तो गुलबंद शुरुआत में गुलबंद लगा दिया, अब पूरक करेंगे। चलिए 1 2 3, फिर ज्यादातर बंद लगाना है। जो चीन है उसे अंदर दे देना है, और जो भी लगा है ना वहां पर उसे लगा देना है, और पेट जो है उसे और अंदर खींच देना है। इसे कहते हैं उद्यान बंद। ज्यादातर बंद, उद्यान बंद, ये 2 और बंद। दूसरा बंद तो पहले से ही है, ये कुंभक के दौरान लगाएंगे। फिर जब रेचक करेंगे तो ज्यादातर बंद को छोड़ेंगे, पहले ऊपर देंगे, और जो उद्यान बंद है वो अपने आप छूटे जाएंगे जैसे जैसे आप रेचक करेंगे। लेकिन दूसरा बंद को नहीं छोड़ना है। एक आपको रेचक करना बाकी था, ठीक है। फिर से एक बार, चलिए फिर से एक बार करिए। पूरा बंद लगा दिया, अब शुरू पूरक 1 2 3, ज्यादातर बंद, उद्यान बंद, कुंभक पे 1 2 3, अब ज्यादातर बंद को छोड़ना है, रेचक करना है 1 2 3 4 5 6, और फिर गुलबंद को आखिर में छोड़ना। आई समझ में? चलो करके देखते हैं। ज्यादातर बंद का मतलब ज्यादातर बंद क्यों कहते हैं उसे? तो यहाँ पे जो जाल होता है, माया जाल ही रहता है यहाँ पे। मतलब जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे जंक्शन बॉक्स रहता है ना इलेक्ट्रिक का, बहुत सारी केबल जाती है, तो यहाँ से बहुत सारी केबल हमारे ब्रेन की तरफ से जाती है, तो इसीलिए उसे जाल। और ज्यादातर सप्तद्वार जो कहते हैं, सप्तद्वार यानी 2 नथुनियों से एक जो श्वास नली रहती है, एक अन्न नली रहती है, एक मुंह के ओर से पूरा रहता है, 2 कानों में से भी अंतर करना वहीं पे आ जाता है। ऐसे सप्तद्वार हम कहते हैं कि जो गले का जो भाग है वहाँ पर जब आप इस चीज को लगाते हैं तो वो सिकुड़ जाता है। जो पूरक आपने लिया था वो इजीली बाहर नहीं जाएगा, तो इसीलिए ज्यादातर बंद लगाते हैं। मूलबंध किसलिए लगाते हैं? तो मूलबंध जैसे मैंने कहा कि वहां पर कुंडलिनी शक्ति की कल्पना की गई है, तो कुंडलिनी शक्ति जागरूक हो जाती है धीरे धीरे। एक दिन में नहीं होने वाली है, लेकिन जो पूछते हैं तो कुंडलिनी मेरी जागृति होगी या नहीं, तो आप जितना अभ्यास करेंगे उतनी कुंडलिनी आपकी जागरूक हो जाएगी। और उद्यान बंद जब पेट आप कर लेते हैं तो उसकी वजह से आपका जो कुंभक का जो है बाकी रेचक की जो प्रक्रिया है, तो रेचक की प्रक्रिया नियंत्रित करने में आपको सहायता मिलती है। और फिर ये ज्यादातर उद्यान बंद को छोड़ना है, तो उद्यान बंद जैसे जैसे आपका रेचक चलते जाएगा तो प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअली वो भी धीरे धीरे छूटते जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। 2 साइकिल करेंगे ताकि आपको पता चलेगा। फिर से एक बार इंस्ट्रक्शन के साथ में आंखें बंद कर दीजिए, मेरुदंड को सीधा रखिए। सबसे पहले तो गुलबंध लगाइए, आंखें बंद कर दीजिए, गुलबंध लगाइए, और फिर पूरक 1 2 3, ज्यादातर बंद, उद्यान बंद, पेट को अंदर खींचना है, कुंभक 1 2 3, ज्यादातर बंद छोड़िए, रेचक 1 2 3 4 5 6, नॉर्मल हो जाएगी, थोड़ी नॉर्मल सांसों का श्वास चलने दीजिए। फिर से एक बार गुलबंध को पलटिए, बीच में छूट गया होगा जरूर, तो उसे फिर से लगा लीजिए। उद्यान बंद जो है रेचक के साथ साथ ग्रेजुअली छूटना चाहिए, लेकिन गुलबंध नहीं छूटना चाहिए। चलिए सेकंड साइकिल करते हैं। फिर से एक बार गुलबंध पलटिए, अगर छूटा है तो लगाइए। फिर से पूरक 1 2 3, ज्यादातर बंद, उद्यान बंद, पेट को अंदर कीजिए, कुंभक 1 2 3, रेचक के समय ज्यादातर बंद को छोड़िए, रेचक 1 2 3 4 5 6, एक बार ज्यादातर गुलबंध को पलटिए, छूट गया है तो फिर से लगा लीजिए। फिर से एक बार थर्ड साइकिल करते हैं। पूरक 1 2 3, ज्यादातर बंद, उद्यान बंद, कुंभक पे जहाँ तक प्लेजरेबल है, रेचक ज्यादातर बंद छोड़ेंगे और रेचक करेंगे, उद्यान बंद अपने आप छूटेगा। 1 2 3 4 5 6, गुलबंध को देखिए, छूटा है तो छोड़ दीजिए, अगर नहीं छूटा है तो उसे अभी छोड़ दीजिए, रिलैक्स कीजिए और धीरे से अपने आप से खोल दीजिए। आई बात समझ में सबको?
प्रैक्टिस के बिना नहीं होने वाला है, उसकी प्रैक्टिस आवश्यक है। बुलबुल लगा के रखने की, रेचक के दरमियान जो छूट जाता है उसमें ज्यादा उसका ध्यान मत दीजिए, जब पता चलेगा तो वापस लाना है, ठीक है। तो एक ओंकार के साथ आपका सत्र समाप्त करेंगे। जल्दी आप सभी से विनती है कि जल्दी आ जाइए, एक 5 मिनट जल्दी आप यहाँ पर बैठे रहेंगे। बराबर 6 बजे चालू करेंगे तो अपना जो प्रोग्राम है वो समय पर खत्म कर सकते हैं। एक ओंकार के